Hello everyone. Our today's topic is Liebenstein Critical Minimum Effort Thesis. आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ द चैप्टर, नीड फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, इंसेंटिव्स की बात हम करेंगे, डायग्रामेटिक क्लैरिफिकेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. Critical minimum effort thesis is given by Professor Harvey Liebenstein in his book Economic Backwardness and Economic Growth. ये जो थ्योरी है is basically applicable to underdeveloped countries like India and Indonesia. देखो प्रोफेसर लिबेंस्टीन ने बताया कि एक जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होती है वो हाई होती है. इसका रिजल्ट क्या होता है आगे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाई होने के कारण जो कंट्री है वो हमेशा ही पॉवर्टी के ट्रैप में फंसी रहती है. आगे इन्होंने उसके रीजंस भी बताए कि क्या रीज़न है. उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की जिसको आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. अवर फर्स्ट फोर्स इज शॉक्स. शॉक्स क्या होते हैं? जो हमारी पर कैपिटा इनकम को कम करने वाले फोर्सेस होते हैं. और अनदर इज स्टिमुलेंट्स जो हमारी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेस होते हैं. अब देखो एक अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ में जो स्टिमुलेंट्स का मैग्नीट्यूड है वो कम होता है और जो शॉक्स हैं जो हमारी पर कैपिटा इनकम को कम करने वाले जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है. तो प्रोफेसर लिबेंस्टीन ने बताया कि अगर एक अंडरडेवलप्ड कंट्री अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको इकोनॉमी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा? एक तो हम इकॉनमी में जो विशियस सर्कल है पॉवर्टी का उसको ब्रेक कर सकते हैं. सेकंड, जो हमारे स्टिमुलेंट्स हैं जो हमारी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने वाले जो फोर्सेस हैं उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं. आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम एक ही टाइम पीरियड में करें. इसके लिए हम अनदर जो स्ट्रैटेजी है उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ ना करके हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं. मीन्स धीरे धीरे कुछ वर्षों की अवधि में भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सकता है. एक बात का और ध्यान रखोगे बच्चों कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम होती है. पर कैपिटा इनकम कम होने का रीज़न क्या है कि जो कंट्री होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ उसमें जो शॉक्स हैं मीन्स जो पर कैपिटा इनकम को कम करने वाले जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो हमने देखो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पर कैपिटा इनकम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम उस कंट्री की नेशनल इनकम को वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. अवर नेक्स्ट हेडिंग इज नीड फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, इट मीन्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन द इकोनॉमी. इस बात का ध्यान रखोगे. अवर फर्स्ट पॉइंट इज मैनी रिसोर्सेज are of such nature that these should not applied in small amount, and if applied in smaller amount there is no external economies will be available. अब देखो हमारे बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि हम उनको स्मॉल अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते. उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी होता है. अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ नहीं मिलेंगी. और हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अगर एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलेंगी तो हमारी जो मार्केट का साइज़ है वो वाइडर होगा, लार्ज होगा. और जब मार्केट का साइज़ बढ़ता है तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं. तो इन रिसोर्सेज को, ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें इकोनॉमी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट आता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी कन्वेंशनल जो हमारा आउटलुक है, जो पुरानी विचारधारा है उसको चेंज करना चाहिए. हमें अडॉप्ट करना चाहिए मॉडर्न आउटलुक को, नई विचारधारा को. और ये कब पॉसिबल होता है? जब इकोनॉमी में हम बैलेंस ग्रोथ करेंगे
और बैलेंस ग्रोथ कब पॉसिबल होगा, जब इकोनॉमी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्सेस की हम बात करेंगे, जो भी हम बात कर रहे थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स। तो इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स के फोर्सेस है हमारे, शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स। देखो हम बार बार बात कर रहे हैं कि शॉक्स फोर्सेस, स्टिमुलेंट फोर्सेस। शॉक्स फोर्सेस मीन्स हमारी इनकम को कम करने वाले फोर्सेस, इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। ये कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो इनकम है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, अगर इकोनॉमी में इंटरनल डिसइकोनॉमीज हैं, आंतरिक हानियाँ हैं, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी इसका एक रीज़न है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो इनकम का लेवल कम हो जाता है, मीन्स हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, आउटपुट हमारा कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाता है। इट मीन्स शॉक्स, जो हमारे शॉक्स हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट डिप्रेस द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, हमारी इंटरनल डिस इकोनॉमी ज़्यादा है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स मीन्स हमारे इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस, कि किन रीज़न से या किस वजह से हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है और कौन हमारी इनकम को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे सेवर्स हैं, बचत करता है, हमारे जो इनोवेटर्स हैं, इनको हम ग्रोथ एजेंट्स भी कहते हैं। जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इकॉनमी में, देखो हम जानते हैं कि जब इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, और जब सेविंग बढ़ेगी और आगे जब हम इसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में निवेश करेंगे तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि जो सर्कल है इन्वेस्टमेंट का, ये आगे हेल्पफुल होगा हमारी इकोनॉमी को इनकरेज करने में, जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक प्रोसेस का उसको इनकरेज करने में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ एजेंट, जो भी हम पीछे बात कर रहे थे। ग्रोथ एजेंट्स कौन होते हैं हमारे, जैसे हमारे जो सेवर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं हमारे, और इनोवेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मान लो उन्होंने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो हमारी नॉलेज है, स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो स्किल है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, देन इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन सेविंग एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी इकॉनमी में जब सेविंग इंक्रीज होती है और उसे हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है वो अपना जो वीसीएस सर्कल का जो ट्रैप है उसको इजीली ब्रेक कर सकती है। देखो जो हमारा एक्सपेंशन है ग्रोथ एजेंट्स का, इट्स लार्जली डिपेंड ऑन 2 सेट ऑफ इंड्यूसमेंट। फर्स्ट इज जीरो सम इंसेंटिव्स एंड अनदर इज पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा जीरो सम इंसेंटिव्स। जीरो सम incentives are those which exercise zero effect on economic growth. They do not increase national income. It includes trading risk, non-trading or speculative activities, and transfer of income and profit from one section of people to another. The zero sum incentives have only distributive effect. देखो एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि हमारे जो जीरो सम इंसेंटिव्स होते हैं उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ज़ीरो इफेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, नॉन ट्रेडिंग है हमारे पास, ट्रेडिंग जो रिस्क है, जो हमारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स। पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्हांस द नेशनल इनकम।
Positive sum incentives are essential for economic development. These activities consist the productive investment, use of technical knowledge, use of scientific discoveries, innovation, exploitation of new markets, etc. These are conducive for economic growth as they change the attitudes, motivation and aspiration of the people. देखो, जो हमारे पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स होते हैं, इनका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से। अब ये एक्टिविटीज़ कौन सी है? जैसे हमारा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, यूज़ ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, इनोवेशन है, डिस्कवरीज है, एक्सप्लॉयटेशन है न्यू मार्केट्स का। तो इनके फलस्वरूप जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। देखो, हमने पीछे जो पढ़ा था ज़ीरो सम इंसेंटिव्स, इसमें नेशनल इनकम में कोई इंक्रीज नहीं होता क्योंकि उसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स जिनका संबंध जो होता है, जिसका जो रिलेशन है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से है और जिसके फलस्वरूप जो हमारी नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, वो भी बढ़ जाती है। देखो, जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अधिकतर ऐसी क्रियाओं में लगे होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में काम कर रहे होते हैं जिनका ज़ीरो सम इंसेंटिव होता है, यानी कि जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एटलीस्ट इतनी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम इकोनॉमी में पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स को इंक्रीज कर सके। तो इसे हम एक डायग्राम से भी देखेंगे। इसमें ये जो कर्व है हमारा जेड, ये जो डी जो हमारा कर्व है, ये किसको शो करती है? कर्व हमारे शॉक्स को। शॉक्स कौन से थे? हमारे जो फोर्सेस हमारी पर कैपिटा इनकम को कम करते हैं। और ये जो हमारी जेड कर्व है, ये हमारे हैं स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स कौन से थे? हमारे जो फोर्सेस हमारी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ। ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन। ये हमारी 45 डिग्री की कर्व है और हम जानते हैं कोई भी कर्व अगर 45 डिग्री की है तो इट मीन्स हमने ओ एक्सिस पर जो लिया है और ओ वाई एक्सिस पर जो लिया है, इट शोज द इक्विटी बिटवीन देम। अब देखो, अगर मान लो इकॉनमी में इनकम का जो लेवल है वो है हमारा ओ आई। ये लेवल किसे रिप्रेजेंट करता है? जीवन निर्वाह आय को, सब्सिस्टेंस लिविंग इनकम को। और इस पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट पर देखो, ई पॉइंट पर हमारे शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स बराबर है। ये हमारे शॉक्स, ये स्टिमुलेंट्स ई पॉइंट पर बराबर है। ठीक है, अगर हमारी इनकम का लेवल इंक्रीज होकर बढ़कर कितना हो जाता है? ओ एन हो जाता है, ये वाला लेवल। ओ आई से कितना हो जाता है? ओ एन। तो इस पर देखो, यहाँ से देखो हम चेक कर सकते हैं कि ये इनकम का लेवल हमारी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो देखो, यहाँ से चेक करने का क्या तरीका है कि ये जो कर्व है इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ। फिर हमने क्या किया? इसको एक नाम दे दिया टी पॉइंट। अब यहाँ देखो, ये एन ए, ये जो कर्व थी हमारी, ये किसकी थी? स्टिमुलेंट्स की। यानी कि हमारे स्टिमुलेंट्स कितने हैं? ओ एन इनकम के लेवल पर हमारे स्टिमुलेंट्स कितने हैं? एन ए। ठीक है, और शॉक्स को कितने हैं? यानी शॉक्स मतलब कि पर कैपिटा इनकम को कम करने वाले जो फोर्सेज हैं वो कितने हैं? उनका लेवल कितना है? तो यहाँ से चेक कर लो, एन टी। तो क्या ग्रेटर हुआ इस पर? इनकम के लेवल पर, ओ एन इनकम के लेवल पर शॉक्स इज ग्रेटर देन स्टिमुलेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जब शॉक्स ज़्यादा हैं, स्टिमुलेंट्स कम है, तो हमारी इनकम जो है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो कम होती चली जाएगी जब तक वो ई पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती। ठीक है, अब देखो, हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें नेशनल इनकम में इतना इंक्रीज करना चाहिए कि इकॉनमी जो है वो सेल्फ सस्टेन ग्रोथ कर सके। तो हमें इकॉनमी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो हम चेक करेंगे। जैसे अब मान लो कि अब हमारी जो इनकम है उसका लेवल ये है, मान लो ओ पी। इस पी पॉइंट पे देखो जी पॉइंट है।
ठीक है। जी पॉइंट तक हमें एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो है इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ कर सकती है। उसको भी चेक कर सकते हो। देखो हम यहाँ से कर्व ले लेते हैं, ये हमने कर्व ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ये हमने आर ले लिया, ये हम के ले लेते हैं, और ये हमने ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, जे पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया जे पॉइंट। अब देखो इस लेवल पर, ओ आर लेवल पर देखो हमारे जो ये कौन सी कर्व थी, शॉक्स वाली। शॉक्स कितने हैं हमारे, आर के, और स्टिमुलेंट्स कितने हैं, आर जे यहाँ पर। तो इट मीन्स स्टिमुलेंट्स इज ग्रेटर देन शॉक्स। तो मतलब कि हमें एटलीस्ट इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाए, ओपी हो जाए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद जो है इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ जो है वो कर सकती है। देखो नेक्स्ट डायग्राम से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया था कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिबेंस्टीन कि अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एक साथ मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ टाइम पीरियड में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो ट्रैप है उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो उसे हम डायग्राम से देखेंगे। देखो हमें इकोनॉमी में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की, वो उतनी होनी चाहिए कि पर कैपिटा इंक्रीज होकर कितनी हो जाए, ओ बी। क्योंकि इस पॉइंट के बाद देखो इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है इस पॉइंट तक, एस पॉइंट तक। इसके बाद जो है इकोनॉमी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट मीन्स हमें जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है इन्वेस्टमेंट की, वो करने का टाइम पीरियड आ गया एस पॉइंट पर। तो हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होकर कितनी हो जाए, एस डी हो जाए या फिर सी एम हो जाए। तो ये बात इसमें बताओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। हमारी फर्स्ट क्रिटिसिज्म है रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो जो प्रोफेसर लिबेंस्टीन थे, उन्होंने पॉपुलेशन में होने वाली जो ग्रोथ है और जो इनकम है उनके बीच में जो सही संबंध को स्थापित नहीं किए। उनके अनुसार जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से पहले की अवस्था में जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसके फलस्वरूप जो है हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ जो है वो इनकम बढ़ने के कारण नहीं होता, वो जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनमें इम्प्रूवमेंट होने के कारण पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो हमारी डेथ रेट है वो कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो प्रोफेसर लिबेंस्टीन के अकॉर्डिंग जब इकोनॉमी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके बाद हमारी इनकम जब बढ़ना स्टार्ट होती है तो हमारी जो बर्थ रेट है वो कम हो जाती है, और बर्थ रेट जब कम होना स्टार्ट होती है तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी कम होने लगती है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जैसे सोशल है, रिलीजियस है, इन पर भी डिपेंड करती है। तो लिबेंस्टीन ने इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं की है। प्रोफेसर लिबेंस्टीन ने जो फैमिली प्लानिंग है उसके कोई महत्व जो है नहीं दिया गया, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है हमारी नेग्लेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन सी होती है, हमारी जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो एक्शंस लेता है टू अचीव द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो प्रोफेसर लिबेंस्टीन ने अपनी थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी है, जो निवेश की मात्रा है और जो आय का स्तर है उसको निर्धारित करने वाले जो राजकोषीय नीति है यानी कि हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है और जो हमारी मौद्रिक पॉलिसी है, इसका कोई वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। लिबेंस्टीन की जो थ्योरी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी पर लागू होती है। मीन्स किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेशनल ट्रेड जो है नहीं किया जाता, परंतु हम ये जानते हैं कि अल्पविकसित देशों में
उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, जो फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है नेग्लेक्ट ऑफ स्टेट रोल। प्रोफेसर लिबेंस्टीन की जो थ्योरी है उसको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इसमें जो स्टेट का रोल है उसको नेग्लेक्ट किया गया, मतलब कि कोई ध्यान नहीं दिया गया कि बर्थ रेट को कम करने के लिए सरकार किस प्रकार के प्रयत्न करती है, कौन कौन से एफर्ट्स करती है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेग्लेक्ट ऑफ टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को भी नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को चेंज करना ज़रूरी होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो। तो टाइम फैक्टर की भी कोई बात नहीं की गई है इस थ्योरी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनफाउंडेड बेसिस। लिबेंस्टीन का जो मॉडल है उसकी यह मान्यता भी सही नहीं है कि जब हम प्रारंभ में, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनसंख्या हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होने लग जाती है। पर जो हमारे प्रोफेसर मिंट थे उन्होंने बताया कि जो इनकम का और जो हमारी पॉपुलेशन है इसके बीच में प्रोफेसर लिबेंस्टीन ने डायरेक्ट कोरिलेशन स्थापित करने की कोशिश की है, जिसको हम प्रैक्टिकली जो है वो प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए भी इसे क्रिटिसाइज़ किया गया। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी एंड दिस इज़ अवर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।